अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सुनेंगे डाइन का इंतकाम की किस्त नंबर 9। 2 दिन बाद साकब पार्टी ख़त्म होने के बाद रात को 2 बजे नशे में धुत टेरेस पर आया और गिरते पड़ते एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसे एक तरफ एक लड़की दिखाई दी जिसकी पीठ साकिब की तरफ थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी और उसके लंबे घने बाल चमक रहे थे। वो हाई हील्स सैंडल में थी। वो लाल साड़ी वाली कौन है रे तू? साकब ने कुर्सी से उठते हुए एक शराबी की तरह कहा। लड़की ने कोई जवाब ना दिया। साकिब चलते हुए उसके पास गया। बता ना रे हसीना, कौन है तू? शर्माती क्यों है? साकिब इसके करीब जाकर पीछे से बोला और अगले ही लम्हे वो पीछे मुड़ी तो साकिब का तो जैसे सारा नशा उतर गया हो। आंखें सफ़ेद होकर ये सारा खड़ी थी। क्या हुआ जी, आप शर्मा गए? आओ मेरे पास आओ। सारा ने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, तुम तो मर गई थी। लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। साकिब खुद को झंझोड़ते हुए बोला। सारा साकिब की तरफ बढ़ी। साकिब अपने कदम पीछे करने लगा। दूर रहो मुझसे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दूर रहो मुझसे, साकिब ने पीछे होते हुए उंगली दिखाते हुए कहा। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। खोली तो उसके बाल चोटी में बदल गए। उसकी लाल साड़ी काली हो गई। उसके सैंडल्स गायब हो गए और पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए। उसके छोटे से नाखून निहायत लंबे नीले नाखूनों में तब्दील हो गए थे। सारा ने सर हिलाया और अपनी चोटी में साकिब को जकड़ लिया और ऊपर फिजा में उड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। साकिब का सारा नशा खत्म हो गया था। कभी नहीं। एक मौका दिया था मैंने तुम सब लोगों को 21 साल पहले, मगर नहीं। लालच और धोखा तुम्हारी फितरत में है। सारा गुस्से से चिल्लाकर बोली। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे। जो कहोगी मैं करूँगा, माफ़ कर दो, साकिब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रोई मैं भी थी, गिड़गिड़ाई मैं भी थी, पर तुम में से किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। मैं चिल्लाती रही, मगर तुमने मुझे तो क्या, मेरे मासूम बच्चों को ख़त्म कर दिया। पर अब नहीं, तुम लोग मेरा बदला देखोगे। एक डाइन का बदला, एक रॉइन का इंतकाम। अब तुम सब लोगों की मौत आ चुकी है। सायरा ने गुस्से से कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सारा का हाथ लंबा होता चला गया। सायरा ने अपने नोकीले नाखून साकिब के सीने में गाड़ दिए। साकिब बहुत बुरी तरह से चिल्लाने और तड़पने लगा। सायरा ने साकिब का दिल निकाला और इसे अपने हाथ में पकड़कर गायब हो गई और साकिब की लाश टेरेस से नीचे गिर गई। अनीस ने नाखून किताब के ऊपर रखा और फिर इस पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और फिर आंखें खोल दी। अब बताओ मुझे, ये नाखून जिस डाइन का भी है, वो डाइन इस वक्त कहाँ पर है? अनीस ने किताब पर से हाथ हटाया और नाखून उठा लिया और किताब को खोला। और तू वहाँ है डाइन, अनीस ने पढ़ते ही कहा। मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा और इस डाइन को कैद करके यहाँ लाना पड़ेगा, अनीस ने मन में कहा और एक तरफ रखी हुई अलमारी से एक पानी की शीशी, एक धागा और एक तीर कमान ले ली। अब मुझे जाना होगा इस घर से। अनीस लाइब्रेरी से बाहर आ गया। साकिब की मौत को आज 3रा दिन था। नहीं, ये नहीं हुआ, नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी क्या हो गया? ये वो डाइन खा गई मेरे साकिब को। पूरे बे खानदान को सदमा लगा था। अरूसा अभी भी धाड़े मार मार कर रो रही थी। रिफत इसे संभाल रही थी। आयशा तो बाप की मौत से सदमे में अपने होशो हवास ही खो चुकी थी। रेयान भी बुरी तरह सदमे में था। अयान और अनवर बाकी काम संभालने में लगे थे। हरीम इस अचानक मौत से बहुत सहम और डर सी गई थी, क्योंकि इसकी शादी के फंक्शन की रात ही इसका एक ससुर दुनिया से चला गया था और अनवर की बहन फायजा भी अपनी बेटी के साथ दुबई से आ गई थी। ये ले अम्मी, पानी पी लें, हरीम ने अरूसा को पानी देते हुए कहा। रिफत ने पानी का गिलास पकड़ा और अरूसा को पिलाया। अम्मी, एक बात पूछूं? हरीम ने थोड़ा झिझक कर पूछा। हाँ बेटा, पूछो, रिफत ने प्यार से कहा। अम्मी, ये अरूसा चची बार बार किस डाइन का कह रही हैं? कुछ नहीं बेटा। वो कैसे? वो तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ, रिफत ने कहा। हरीम कमरे से बाहर आ गई। हो ना हो कोई बात तो है जो ये सब छुपा रहे हैं, हरीम ने मन ही मन में कहा और नीचे की तरफ चल दी। ये तो बस शुरुआत है बेखानदान, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं ऐसे ही तड़पा तड़पा के दूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी रूहें भी कांप जाएंगी। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जब एक रॉइन का कहर गिरता है तो क्या होता है। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। सारा गुस्से से चिल्लाकर बोल रही थी। पर पहले मुझे ये पता करना है कि वो डाइन कौन है जिसने 21 साल पहले मेरी सास, ससुर और शौहर को खाया था और इसकी सजा 21 साल तक मैंने भुगती। इसकी वजह से मैंने अपने बच्चों को खो दिया और 21 साल तक इस
गार में पड़ी रही और उसी ने उस दिन गार में उस बेचारे बूढ़े को भी मार दिया। जरूर वो डाइन इन्हीं में से कोई हो सकती है। बाबा जी का फोन नहीं लग रहा है। इन्होंने कहा था कि वो डाइन अलियान की शादी के बाद हमेशा के लिए पत्थर की बन जाएगी। रिफत ने बार बार फोन मिलाते हुए कहा, कहीं आप लोगों ने शादी में तो कोई देर नहीं कर दी? फायदा ने कहा, नहीं फायदा, मैंने 12 बजे से पहले खुद शादी कराई थी, अलियान और हरीम की। रिफत ने मोबाइल देखते हुए कहा, तो फिर क्या पता ये काम डाइन का ना हो? फायदा बोली, नहीं, ये काम एक डाइन का ही है। तुम्हें याद है ना 25 साल पहले इसने बिल्कुल इसी तरह सबको मारा था। अनवर ने फायदा से कहा, तो अब हम क्या करेंगे? वो डाइन यहाँ आ चुकी है और इसका कहर हम सब पर टूट पड़ा है। रिफत ने सहम कर कहा, भाभी क्यों ना हम आज ही ये मुल्क छोड़कर चले जाएं? फायदा ने कहा, क्या मतलब फायदा? पहले तो घर में इतना कुछ चल रहा है और हम कैसे? अनवर ने जवाब दिया, नहीं अनवर, फायदा बिल्कुल ठीक कह रही है। रिफत ने कहा, पर रिफत हम कैसे जाएंगे और बच्चों से क्या कहेंगे? अनवर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें सब सच बता ही दें। रिफत ने संजीदगी से कहा, क्या? फायदा बोली, हाँ, अब हमें इन्हें सब कुछ बताना होगा। चलो रिफत, क्या बात है अम्मी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अलियान ने कहा। अलियान, हरीम, सारा, आयशा और बाकी सब लोग यहाँ मौजूद थे। देखो अलियान, आज ना हमने तुम सबको एक बहुत बड़ा सच बताने के लिए बुलाया है। रिफत ने कहा, क्या सच माँ? सारा ने पूछा। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। बात है कि आज से 21 साल पहले कि जब हमारे पास इतनी दौलत ऐश कुछ भी नहीं था, तो हमारी ज़िंदगी मामूली सी एक छोटे से घर में गुजर रही। तुम्हारे पापा लोग 3 भाई थे, अनवर, साकिब और सबसे छोटा जिशान। जिशान सबसे छोटा था और लाडला भी। इसने ज़िद की कि इसे शहर जाकर पढ़ना है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर फिर भी जैसे तैसे हमने इसको भेज दिया और इसके खर्चे भी उठाने लगे। मगर शहर जाकर एक बहुत अमीर लड़की सारा को जिशान से प्यार हो गया और जिशान को इससे। वो लड़की जिशान से शादी करना चाहती थी। उसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके थे और उसे उसके मामू ने पाला। हमने जिशान को इस लड़की से शादी कराने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि जिशान शादी के बाद उसके साथ रहेगा, बल्कि पूरी फैमिली, क्योंकि वो एक पूरी हंसी खुशी फैमिली चाहती थी जो उसके साथ रहे। हम और अम्मी अब्बू पहले तो नहीं माने, फिर आखिरकार हमने इसकी जिशान से शादी करा ही दी और इसकी बड़ी सी हवेली में चले गए। उसने शादी के बाद अपना 23% बिजनेस अनवर के नाम कर दिया और बाकी जिशान के नाम कर दिया। हम इस जिंदगी से बहुत खुश थे, पर हमें क्या पता था कि वो लड़की लड़की नहीं डाइन निकलेगी। रिफत चुप हो गई और फायदा ने बोलना शुरू कर दिया, हाँ, उस डाइन ने हमारे अम्मी और अब्बू को मार दिया और हम पर तो जैसे सदमा टूट गया। हम बहुत रोए। हमें अब्बू की लाश के पास एक बहुत बड़ा बाल मिला। रिफत भाभी ने इस बाल को अपने साथ रख लिया और इनकी एक दोस्त जनोबा, जो कि एक ध्रुव राशि थी, उसको दिया। उसने हमें बताया कि ये बाल एक डाइन का है, तो हमारे पैरों तले से तो जैसे जमीन निकल गई। हमने जनोबा को सारा की तस्वीर दी, तो अगले दिन ही उसने हमें बताया कि सारा एक डाइन है। पर जैसे ही हम हवेली पहुंचे तो हम पर एक और क़यामत टूटी। डाइन ने जिशान को भी मार दिया। हमने फौरन जनोबा को फोन करके बुला लिया। जनोबा ने डाइन से सच उगलवाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी और जनोबा ने एक गिलास में पानी दम करके दिया। जैसे ही उस पर फेंका, वो चिल्लाती हुई दीवार पर चढ़ गई। उसके बाल एक बहुत लंबी चोटी में बदल गए। उसकी आंखें सफेद और नाखून नुकीले हो और लंबे नीले हो गए। जनोबा ने कुछ देर के लिए इस डाइन को बिल्कुल बेबस कर दिया। वो दीवार से नीचे गिर गई और अनवर भाई और साकिब भाई उसको घसीट कर हवेली से बाहर ले गए, मगर वो अपना जुर्म नहीं मान रही थी और बस चिल्लाए जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर अनवर भाई और साकिब ने इस डाइन को एक पेड़ के साथ बांध दिया और इसके चारों तरफ जनोबा के कहने पर मोमबत्तियां रखकर उन्हें रोशन किया। फिर हमने इस डाइन को जलाकर इसे पत्थर बना दिया, क्योंकि डाइन कभी नहीं मरती। पर इस डाइन का साया जाते जाते अलियान पर पड़ गया। फायदा लंबा सांस लेकर रुक गई और रिफत ने बताना शुरू किया। इसके बाद इस पत्थर की डाइन को ताबूत में बंद करके उसके गांव के पीछे जंगल में गार के अंदर गड्ढा खोदकर उस ताबूत में वहां दफन कर दिया। फिर इस डाइन का साया मेरे अलियान पर पड़ चुका था और डाइन हमेशा के लिए पत्थर की नहीं बनती। 21 साल बाद एक डाइन वापस आती है। डाइन का साया हटाने के लिए हमें हरीम से अलियान की शादी कराना पड़ी, मगर वो डाइन फिर भी वापस आ गई है। इसने साकिब की जान ले ली है। रिफत चुप हो गई। सब बात को बड़े गौर से सुन रहे थे और हरीम समेत किसी को यकीन नहीं आ रहा था, पर इस सब पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। हरीम ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ,
ये सच है, अलियान बोला, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही औरत अपने ख्वाब में दिखाई देती है जो मैंने रियान, सारा और आयशा को बताया है। अलियान ने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? आयशा ने कहा, वही जो मैं चाहूँगी। सब इस आवाज़ की तरफ मुड़े। सायरा खिड़की में थी। रिफ़त, फ़ायज़ा और अनवर के तो रंग ही उड़ गए, जबकि बाकी सब आंखें फाड़ कर देख रहे थे। ये कौन है? तुम कौन हो? अलियान ने पूछा। वही डायन जिसके बारे में तुम्हारी माँ तुम्हें बता रही थी। सायरा ने कहा। क्यों आई हो तुम? रिफ़त मुश्किल से बोली। मेरी सोच से भी ज़्यादा कमीने निकले तुम लोग। सायरा चलाते हुए रिफ़त के पास आ गई। सारी बात तो बता दी, ये भी बता देती कि इस डायन के 2 बच्चे भी थे और इन्हें भी तुम बेरहमी से ख़त्म कर चुकी हो। सायरा ने हकारा से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम अंदर कैसे आई? अलियान ने गुस्से से कहा। चुप रहो तुम। सायरा ने चलाते हुए कहा, हाँ बताओ ना इन्हें, मेरे बच्चों को कैसे बेरहमी से ख़त्म कर दिया था, और तुम लोगों ने तो उसे भी मार दिया जो तुम्हारी मदद के लिए आई थी। ज़नूबा, अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल हाशिर्स वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।